What did they do in Pakistan? They had the Egyptian foreign minister, they had the Pakistani foreign minister. Who else did they have? They had a couple of other people there, and they were supposedly talking about the war in Iran. Now, what the hell do you think they were talking about the war in Iran? They were talking about the United States and how dangerous we have become. So he's the Secretary of Defense. He's very incompetent, doesn't know what he's doing, and therefore he's unable to, pass on to the president any, insight or wisdom. The president is simply just babbling nonsense. They don't even brief this guy right. The president gets a short video presentation every day, update on the war. He has no idea what's going on. He's just looking at, images put together by some combat camera crew designed to make the president happy. It's war porn. And this president appears to like it and believes it. We don't know what we're bombing, which means we're starting to bomb everything. Civilian targets. We're killing civilians. We have been killing them from the very first. In the meantime, we'll negotiate with bombs. Our job is to ensure that we compel Iran to realize that this new regime, this regime in charge, is in a better place if they make that deal. May his almighty and eternal arms of providence stretch over them and protect them and bring them peace. In the name of Jesus Christ and amen. अभी जिस बेवकूफ के आपने शब्द सुने, ये आदमी है अमेरिका का डिफेंस मिनिस्टर। ये वहां पर अर्नब गोस्वामी होता था, वहां पे फॉक्स न्यूज में न्यूज प्रेजेंटर होता था, पर इतना मजाकिया देश है अमेरिका कि अब वहां का डिफेंस मिनिस्टर बन चुका है। तो भाई इसको भी भगवान याद आने लगे हैं, एंड भगवान का नाम लेके ये क्या क्या कर रहे हैं, ईरान में कितनी तबाही मचा रहे हैं, सबसे पहले तो वो देखते हैं। अब ईरान की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को ये लोग टारगेट करने लगे। अब दवाइयां जो बनाती हैं फैक्ट्रीज, ठीक है, उसको टारगेट करने लगे हैं, वहां पे बम बरसाने लगे हैं भगवान का नाम लेकर। अब सब ये मत बोलना कि भाई मुसलमान ही जो जिहादी हैं और ये हैं, असली टेररिस्ट ये लोग हैं, ठीक है ना। आगे देखते जाओ, आज का वीडियो इनको बहुत ही एक्सपोज करने वाला है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये जो फैसिलिटीज हैं ये पूरी तरह खत्म हो चुकी हैं, एंड जो फिनिश्ड ड्रग्स नहीं बनते थे यहाँ पे जो की एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ठीक है, जो हॉस्पिटल की मेडिकेशन में एंड एंटी कैंसर ड्रग्स यहाँ पर बनते थे। एंड ये भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि दिस हैज डेल्ट अ सिग्निफिकेंट ब्लो टू द सप्लाई चेन ऑफ मेडिसिन। अब दवाइयां बनाने वाली फैक्ट्री इनके आड़े आ रही हैं। इस टाइप के टेररिस्ट है। आपने इस टाइप का टेररिस्ट अटैक कभी सुना है कि भाई दवाइयां ही नहीं मिलनी चाहिए वहां पे लोगों को, ऐसी तबाही मचा दो? ये लोग यही करना चाह रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि इस्फहान में इन्होंने काफी टारगेट किया है, बहुत सारे बड़े बड़े ब्लास्ट हुए हैं। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वहां पर कुछ मिलिट्री साइट्स को टारगेट किया है। तो इस्फहान में है कि डिफेंस इंडस्ट्रीज, ठीक है, मेजर न्यूक्लियर फैसिलिटीज भी हैं जैसे कि नातान्स, वहां पे मेजर मिलिट्री बेसेस हैं, इंक्लूडिंग 3 मेजर एयर बेसेस यहाँ पर है। तो हो सकता है तैयारी की जा रही हो ग्राउंड इन्वेजन की, जिससे कोई फायदा नहीं होगा, इनके लोग मरेंगे ही। मुझे तो लगता है ये जानबूझ के अपने लोगों को उधर फेंकना चाहते हैं ताकि ये लोग मरे एंड हम वॉर जस्टिफाई कर पाए। फिर इतनी इस टाइप की भगवान के नाम की स्पीचेस आके देते हैं ना ये लोग, उसमें बता पाएंगे हमारे तो लोग मर गए, नाउ वी हैव टू डबल डाउन। अब अमेरिका ने एक नई टाइप की बैलिस्टिक मिसाइल बनाई है, एंड उन्होंने कहा भाई इसको टेस्ट कहाँ पे करें, विच इज द बेस्ट प्लेस टू टेस्ट दिस। तो भाई अब आप सोचो, जो सबसे बड़े टेररिस्ट होंगे दुनिया के वो क्या करेंगे? बच्चों को टारगेट करेंगे, स्कूल को टारगेट करेंगे, एंड इन्होंने यही किया। जैसे कि पहले दिन उन्होंने एक स्कूल को जाके टारगेट किया था जहाँ छोटी छोटी बच्चियां पढ़ती हैं, प्राइमरी स्कूल को, 6 से 10 साल की बच्चियां, ठीक है, ऑलमोस्ट 160 बच्चियां वहां मारी गई। उसी तरह इन लोगों ने जाके अब इस स्पोर्टिंग फैसिलिटी को, एक स्कूल पूरा एक साथ एक कंपाउंड था उसको टारगेट किया। नई मिसाइल टेस्ट करनी थी ना, जिसमें 21 लोग मारे गए। एंड वहां पे ये भी बताया जा रहा है एक गर्ल्स का वॉलीबॉल मैच चल रहा था वहां पर। इसके अलावा और भी बहुत टारगेट किया गया है ईरान को, ऐसा लगता है डबल डाउन ट्रिपल डाउन कर रहे हैं ये लोग। इन्होंने टारगेट किया है स्टील प्लांट्स को, इन्होंने टारगेट किया है पोर्ट्स को, इन्होंने टारगेट किया है मीटरोलॉजिकल फैसिलिटीज को, और एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स मलाड के अंदर उसको भी टारगेट किया है। तो भाई ये है अमेरिकन स्ट्रैटेजी, ये है इजरायली स्ट्रैटेजी। स्कूल्स को टारगेट करो, 600 स्कूल्स को टारगेट कर चुके हैं ये लोग, कितने सारे हॉस्पिटल्स को टारगेट कर चुके हैं ये लोग, ठीक है। उसके अलावा वहाँ पे जो बैकबोन है इंडस्ट्री की, फॉर एग्जाम्पल फ्यूल एनर्जी फैसिलिटीज, उनको तो पहले टारगेट किया ही था, अब स्टील प्लांट्स को टारगेट करना है। असली बात यह है इनकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। अगर ग्राउंड इन्वेजन करना था तो इतने टाइम बाद अब आपको याद आ रहा है कि ट्रूप्स को लेके आना है। दिस वाज नेवर द प्लान। इनके पास कोई इंटेलिजेंस नहीं है कि हम कैसे हिट करें, जहां से मिसाइल्स लॉन्च हो रही है, जहां से ड्रोन्स लॉन्च हो रहे हैं, एकदम अंडरग्राउंड फैसिलिटीज में मिसाइल सिटीज बनी हुई हैं, ये उसको तो टच नहीं कर पा रहे। तो इनको लगा भाई हम क्या करें, बम तो है ही है हमारे पास, फोड़ दो, स्कूल्स को फोड़ दो, हॉस्पिटल्स को फोड़ दो, जितना डैमेज सिविलियंस को कर सकते हो कर दो। तो ईरान सिविलियंस को नहीं टारगेट कर रहा, वो इनके एक्चुअली मिलिट्री पर्सनल को टारगेट कर रहा है। वो ये बता रहा है कि गैदरिंग थी यूएस मरीन्स की ऑफ द कोस्ट ऑफ यूएई, उनको टारगेट किया, वहाँ पे जो मिलिट्री बेस था उसको टारगेट किया।
वहां पे एक एंटी ड्रोन सिस्टम था यूएस 5th फ्लीट यानी बहरीन में, उसको टारगेट किया। एंड अर्ली वार्निंग रेडार सिस्टम्स थे इनके बेसिस पर, उसको भी टारगेट किया। अब रिपोर्ट्स आ रही हैं, आईआरजीसी बता रहा है कि ऑलमोस्ट 200 लोग, मतलब इनके मिलिट्री पर्सनल इंक्लूडिंग सम हाई रैंकिंग ऑफिसर्स, उनकी गैदरिंग हो रही थी, उसको भी टारगेट किया गया है। एंड सऊदी अरेबिया में एक की बेस है जहां पे वो एवैक्स एयरक्राफ्ट भी था, जब उसको टारगेट किया था उसी टाइम पर एक गैदरिंग हो रही थी 200 लोगों की, उसको टारगेट किया है डायरेक्टली। एंड वहां पे ये भी बता रहे हैं कि इस अटैक के बाद वहां पे बहुत सारी एम्बुलेंसेज वगैरह भी आते जाते दिखी। तो इसका क्या मतलब है, 200 में से कितने लोग बचे, नहीं बचे, हमें नहीं पता। इसके अलावा जो अब बैरक्स थे यूएस बेसिस में, उसको भी टारगेट करना चालू कर दिया है। इसका मतलब कैजुअल्टी नंबर्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के जितनी भी आर्मी पर्सनल है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। एंड इनफैक्ट वहाँ पे तो सेंसरशिप लगी हुई है कि आप इन चीज़ों पर रिपोर्ट ही नहीं कर सकते। तो जैसा इजराइल में हो रहा है वैसे अब अमेरिका में होने लगा है। इसके अलावा एक नेवल वेसल था, ठीक है, जो पॉसिबली कुछ सप्लाईज लेके जा रहा होगा, उसको टारगेट किया। एक रेडार सिस्टम को टारगेट किया है जो F-16 फाइटर जेट्स को गाइड करता है, उसको भी टारगेट किया। तो आप देख रहे हो फर्क कितना ज़्यादा है बिटवीन व्हाट ईरान इज डूइंग एंड व्हाट द एक्चुअल टेररिस्ट आर डूइंग। एंड एक्चुअल टेररिस्ट की बात करें तो ये तो रायता फैलाना चाहते हैं। पिछली बार हमने आपको बताया था कि भाई एक नेटो के बेस के ऊपर, टर्की के ऊपर एक बैलिस्टिक मिसाइल थी जिसको इंटरसेप्ट किया गया एंड दैट कुड हैव बीन अ फॉल्स फ्लैग, ये भी हमने आपको बताया था। अब ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का स्टेटमेंट आ गया है कि भाई हमने टर्की को टारगेट नहीं किया। टर्की के फॉरेन मिनिस्टर से बात करके बोला भी है कि भाई उनको वार्निंग दी है कि बहुत सारे ऐसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और हो सकते हैं, इसलिए टर्की ने भी ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया कि ईरान से आई थी मिसाइल। शुरू में ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थी बट अब कोई भी नहीं रिपोर्ट कर रहा, हर कोई कॉशन से ही रिपोर्ट कर रहा है सारी चीज़ें, ठीक है। एंड बात सिंपल है, देखो ईरान के लिए कोई एडवांटेज नहीं है, दे आर डिफेंडिंग देयर होमलैंड, वो यूएस को ऑलरेडी स्ट्राइक कर रहे हैं। नेटो बेस को हिट करके क्यों वो रायता फैलाना चाहेंगे, रायता तो दूसरे लोग फैलाना चाहते हैं, ठीक है, जो लोग हार रहे हैं जैसे कि इजरायलीज। तो कोई भी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं आ पाती कि क्यों ईरान उनको टारगेट करेगा, किसी नेटो बेस को टारगेट करेगा, ठीक है। अब साथ में अब रिपोर्ट्स ये भी हैं, ईरान ने बोल दिया कि भाई सब चौकन्ने हो जाओ। एंड जो इलॉन मस्क की स्टारलिंक है वो भी लेजिटिमेट टारगेट्स हैं, क्योंकि इनके स्टारलिंक के काफ़ी सारे ऑफिसेज एंड अदर फैसिलिटीज़ हैं इन द रीजन, मतलब सारी गल्फ कंट्रीज के अंदर। अमेरिकन टेक कंपनीज हैं, उनको भी वार्निंग दे चुके हैं कि आप भी खाली कर दो अपनी फैसिलिटीज़। 100% खाली हो चुकी होंगी या इन द प्रोसेस होंगी खाली होने के। वो बेसिकली वार्निंग इसलिए दी गई है क्योंकि वहाँ पे पूरे दुनिया भर से लोग आए होंगे काम करने एंड वो ये नहीं चाहते कि इतना ज़्यादा कैजुअल्टीज़ हो। अब ये कंपनीज कौन कौन सी हैं, बोइंग, टेस्ला, मेटा, गूगल, एप्पल, ये सारी हैं। इनफैक्ट रिपोर्ट्स इतनी तक थी कि एप्पल स्टोर्स जो हैं वो भी खाली हो चुके हैं। फिर उसको क्या कहते हैं, काउंटर करने के लिए एक और खलीज टाइम्स की आती है न्यूज़ कि नहीं टेम्परेरीली खाली किए थे, अब वापस चालू हो गए हैं। 100% खाली हो गए होंगे, जैसे कि अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ जिनको ये वार्निंग दे चुके हैं जैसे वो खाली हो गए होंगे। एंड अगर आप में से किसी को भी डाउट था कि भाई ये जो ईरानियन मिसाइल्स हैं दे आर गेटिंग थ्रू द एयर डिफेंस सिस्टम एंड अपने टारगेट्स को हिट कर रही हैं, तो ये इजरायली न्यूज़पेपर हरेट्स ही रिपोर्ट कर रहा है कि 80% मिसाइल्स आर हिटिंग दैट टारगेट। 80%, हमें तो लगता है इससे कहीं ज़्यादा ही होगा नंबर। प्रोफेसर टेड पोस्टल बता चुके हैं दैट फ्रॉम ऑल द वीडियोस ही हैज़ एनालाइज्ड 90% होगा ये नंबर, 90%। तो देखो ये वॉर तो जहाँ जा रहा है ना किसी के कंट्रोल में नहीं है, कौन चला रहा है ये भी नहीं पता, एक दूसरे को एकदम मारने में लगे हैं, ठीक है। तो हमारे लिए बेस्ट केस सिनारियो क्या हो सकता है कि इजराइल के अंदर सिविल वॉर हो जाए। हमने वैसे इसके बारे में ऊपर पूरा वीडियो बनाया है, उसको आप चेकआउट करोगे तो आपको बेटर आइडिया लगेगा कि भाई वहाँ पे कितने डिविजन्स हैं। थोड़ा सा स्पॉइलर अलर्ट तो नहीं, पर एक मेन चीज़ अबाउट इजराइल फॉर दोज हु आर नॉट अवेयर कि इजराइल एक एथनो सुप्रीमेसिस्ट स्टेट है, ठीक है। ये सब ज्यूज़ को बुलाना चाहते हैं, ये इनकी मजबूरी है, बट इफ़ दे कुड फिल्टर आउट कि भाई हम सिर्फ गोरों को रखेंगे एंड बाकी लोग को नहीं रखेंगे, ठीक है, जो मतलब अरब ज्यूज़ हो गए तो उनको बाहर भी फेंक दें। काउंटलेस एविडेंस है ये बताते हुए कि भाई ये गोरा स्टेट अपनी बनाना चाहते हैं। एक और बहुत पॉइंट ऑफ कंटेंशन ये रहता है कि जो हरेडी ज्यूज़ हैं, जो कि बेसिकली आप मान लो एकदम, आई डोंट वांट टू यूज़ द वर्ड कट्टर, बट एकदम रिलीजियस वाले कि भाई हम तो आर्मी वार्मी में सर्व नहीं करेंगे, वो हमारा काम नहीं है, हम तो रिलीजियस प्रैक्टिस ही करेंगे, ठीक है, यही हमारा काम है। तो हरेडी ज्यूज़ एक बहुत बड़ा वोट बैंक है वहाँ पे, जिसको सेटिस्फाई करके रखना चाहते हैं नेतन्याहू एंड उसके बाकी क्रिमिनल जैसे कि स्मोट्रिच एंड बेन गवीर। जो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन है इसराइल में, उसको लगता है भाई सबके लिए कंपलसरी है मिलिट्री ट्रेनिंग, तो इन लोग के लिए क्यों नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ये लोग एग्जेम्प्टेड हैं उस चीज़ से। एंड इसी वजह से जो इनका प्रीवियस डिफेंस मिनिस्टर था इसराइल का, उसने रिज़ाइन कर दिया था, योएव गालांट है उसका नाम, ठीक है। अब ये लोग, इन्होंने बजट पास किया है, बड़ी मुश्किल से इसराइल ने बजट पास किया है क्योंकि इतने ज़्यादा पैसे लगने हैं वॉर में, बाकी इकोनॉमी के लिए तो कुछ पैसे हैं ही नहीं। एंड इन्होंने बहुत सारे पैसे उसी बजट में से, ठीक है, ये हरेडी इंस्टीट्यूशंस को देना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ से वोट आएंगे, इलेक्शन आने वाला है आगे,
ये भी एक एडिशनल प्रॉब्लम है इन लोग के लिए। तो जो अटॉर्नी जनरल है उसने मना कर दिया कि भाई आप ये नहीं कर सकते। तो इस वजह से आपस में इनकी बड़ी लड़ाइयाँ हो रही हैं, काफ़ी रिफ्ट पैदा हो चुका है एंड मैन पावर शॉर्टेज इतना ज़्यादा है कि आईडीएफ का जो चीफ है वही बोल चुका है कि भाई हम कोलैप्स हो जाएंगे, इतनी ज़्यादा मैन पावर शॉर्टेज है। एंड वो भी ये डिमांड कर रहा है कि जितने भी ऑर्थोडॉक्स ज्यूज़ हैं उनको भी सर्व करना चाहिए आर्मी के अंदर, उनको क्यों अलग से ऐसे एग्जेम्पशन मिलता है। तो ऐसे ऑलमोस्ट कुछ 80,000 लोग हैं बिटवीन द एजेस ऑफ 18 to 24 जिनको लगता है कि भाई दे आर एलिजिबल फॉर मिलिट्री सर्विस। एंड भाई मैं तो सिंपल पूछता हूँ आईडीएफ कोलैप्स कैसे नहीं होगा? 4 फ्रंट वॉर तो लड़ ही रहे हैं ये, ठीक है। एक तरफ से ईरान अटैक कर रहा है, हिजबुल्ला अटैक कर रहा है हमास के खिलाफ, आपने तो पहले ही वॉर छेड़ दी थी। अब हुथीज भी ज्वाइन कर गए हैं, वो भी रेगुलरली मिसाइल्स लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। इजराइल के अकॉर्डिंग तो सभी कुछ इंटरसेप्ट हो जाता है। साउथ ऑफ इजराइल को टारगेट कर रहे हैं हुथीज, पर ये लोग तो अपनी ही धुन में रहते हैं यार, ये लोग हबशी हैं, ये लोग इंसान नहीं हैं। ये अभी भी ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट पूरा करना चाहते हैं। ऐसी सिख सोसाइटी है, ऐसी सिख सोसाइटी कि इनको हमेशा कोई ना कोई एनिमी चाहिए होता है, कोई ना कोई दुश्मन चाहिए होता है, क्योंकि अगर कोई दुश्मन नहीं होगा लड़ने के लिए तो ये आपस में ही लड़ भिड़ेंगे। अब इजराइल कोशिश कर रहा है कि जो हिजबुल्ला की सप्लाई लाइंस है उसको खत्म कर दे, जो ब्रिजेस हैं उसको तो तोड़ ही चुके हैं ये। अब जितनी भी रोड्स हैं जो कनेक्ट करती हैं साउथ ऑफ लेबनान को विद द अदर साइड, विद द नॉर्थ, जहाँ से वेपन्स वगैरह ये लोग सप्लाई लेते हैं हिजबुल्ला, तो कोशिश कर रहे हैं कि उसको कट ऑफ कर दें। एंड अब तो खुल के आके बोल रहा है, ठीक है। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि वॉर तुमने चालू करा दी जिसमें पूरी दुनिया पछता रही है, एंड तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग जाके ऑक्यूपाई करना चाहते हो लेबनान। व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन? मतलब पूरी दुनिया को बोलना चाहिए भाई एंड दिस। एंड इससे भी शर्मनाक बात तो ये है कि जो लेबनीज आर्मी है, ठीक है, वो लड़ नहीं रही, वो लोग इवैक्यूएट कर रहे हैं। एक देश है वो बोलता है कि मैं आपकी जमीन कब्जाने वाला हूं, एंड जो आर्मी है वो रिट्रीट कर जाती है, विड्रॉ कर जाती है। हिजबुल्ला ही है जो लड़ रहा है, दे आर टेकिंग आउट टैंक्स, दे आर डिमोलिशिंग इजराइल। अब वर्ल्ड ओपिनियन इतना ज्यादा अगेंस्ट है इजरायलीज के कि फ्रांस ने रिफ्यूज कर दी अपनी एयर स्पेस कि भाई यूएस वेपन्स ले जाए जा रहे हैं टू इजराइल, एंड फ्रांस ने मना कर दिया कि नहीं भाई हम नहीं अलाउ करेंगे। तो भाई वी नीड मोर ऑफ दिस। इतना ही नहीं, स्पेन ने एयर स्पेस क्लोज कर दी अमेरिकन के लिए, ठीक है। एंड अब इटली ने भी बोल दिया कि भाई आप अपने जितने भी अमेरिकन एयरक्राफ्ट हैं वो आप इधर मत लाइए, हमारे बेसिस पर मत लाइए। कम ऑन, लेट्स गो, यही तो चाहिए हमें। अगर यूरोप भी आइसोलेट करने लगे अमेरिका को, इजराइल को, तो भाई वाह जी वाह, वाह जी वाह, बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। अब गल्फ स्टेट्स की बात करें तो भाई बहुत ही बुरे हालत हैं, ठीक है। कुवैत पे इतने ज़्यादा अटैक्स हो रहे हैं, इतने ज़्यादा अटैक्स हो रहे हैं, ये वीडियो देखने को मिल रहा है कि यूएस बेस जो कुवैत में था एकदम ही धराशायी हो चुका है। कुवैत के तो एयरपोर्ट को भी नहीं छोड़ा, अब एयरपोर्ट के जो फ्यूल फैसिलिटीज़ थी, ठीक है, जहाँ पे फ्यूल स्टोर होता था उसको भी उड़ा दिया, रेडार को भी उड़ा दिया। मुझे नहीं लगता वो एयरपोर्ट बचा है। यही सेम हालत दुबई एयरपोर्ट की हो सकती है, क्योंकि धीरे धीरे करके सभी चीज़ें टारगेट हो रही हैं। अब दुबई में टूरिज्म वगैरह ये सब तो है, बट दुबई की बैकबोन क्या है? फ्यूल, ठीक है, कि वो ऑयल वगैरह एक्सपोर्ट करते हैं, वो नहीं एक्सपोर्ट कर पा रहे। पोर्ट्स जो हैं उनके, उनको भी अटैक किया जा रहा है। एंड ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कुवैत एंड यूएई से ही लॉन्च होंगे एम्फीबियस मिशंस ग्राउंड इन्वेजन के लिए। अगर ऐसा हो जाता है देन मेरे को बहुत डर लग रहा है फॉर ऑल दोज पीपल जो दुबई के अंदर रहते हैं। ये लोग आपको निकलने नहीं देंगे जैसे कुवैत में नहीं निकलने दे रहे। एंड इतनी टारगेटिंग ज़्यादा बढ़ जाएगी कि ऑलरेडी लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा नाखुश हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जो थोड़ी बहुत रील्स आ भी जाती हैं दुबई से, उसमें दिखता है एकदम शांति, कोई दिख ही नहीं रहा। या थोड़ी बहुत एक आध और रील्स आ जाती हैं, उसमें लोग परेशान हो गए हैं कि भाई फुल टाइम बम बजते रहते हैं। भाई ठीक है, अगर आप मान लो एक शहर में रह रहे हो जहाँ पे कॉन्स्टेंटली बॉम्बिंग हो रही है, आप कह रहे हो कि ठीक है मुझे अनसेफ नहीं लग रहा क्योंकि मेरे आसपास एकदम ऐसे नहीं हो रही कि मैं जहाँ पे रेस्टोरेंट में गया वहाँ पे बॉम्बार्डमेंट हो गई, बट आसपास हो रही है, तो वहाँ पे कोई बिजनेस तो देखो थ्राइव कर नहीं सकता। एंड स्पेशली दुबई और इन सब जैसे इलाकों में जहाँ पे 90% तो एक्सपैट्स हैं, वो तो चाहेंगे हम वहाँ से निकल जाएं। एंड अब जो देखो जो स्टॉक मार्केट्स हैं इनके रोज के रोज प्लंज करते हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट्स एंड ग्लोबली स्टॉक मार्केट्स रोज के रोज प्लंज कर रहे हैं, गिर रहे हैं। 120 बिलियन तो खत्म ही हो चुके हैं, वाइप आउट हो चुके हैं इनके स्टॉक मार्केट से। अब यूएई हमेशा बताता है, नंबर्स आ जाते हैं, 12 मिसाइल्स, 32 ड्रोन्स। अब तो इजराइल ने भी बता दिया ना 80% है एफिशिएंसी। अगर उसी नंबर को ले लो तो भाई ये सब कहाँ लैंड कर रहे हैं? एंड जब लैंड करते होंगे, धमाका होता होगा, लोगों की क्या हालत होती होगी। एंड अब तो रिपोर्ट्स भी आने लगी हैं कि इतने लोग मर गए, डेथ्स एक्चुअली हो रही हैं। अब इराक की बात करें तो इराक लगता है लिबरेट होने ही वाला है। रिपोर्ट से भी आई थी अनकन्फर्म्ड कि जो अमेरिकन हैं वो ट्रूस करना चाह रहे हैं कि ठीक है भाई हम आपको नहीं अटैक करते, आप हमको भी नहीं अटैक करना। बट ये जो ईरान बैक्ड ग्रुप्स हैं जितने भी, इन्होंने हाहाकार मचा रखा है इराक में। दे आर द मेन रीजन ये लोग लिबरेट हो जाएंगे। एक बात और बता दूं कि जब इराक वॉर हुआ था, इन्होंने सद्दाम हुसैन को तो निपटा दिया,
ठीक है, बट इराक को फुली ऑक्यूपाई नहीं कर पाए अमेरिकन। वहाँ पे बेसिस ज़रूर हैं, एंड उसमें वन ऑफ द बिगेस्ट विनर्स वाज ईरान, क्योंकि जितने भी ईरान बैक्ड मिलिशियाज थी उन्होंने काफ़ी कंट्रोल कर लिया था इराक को। अब देखो अमेरिकन का कोई प्लान तो था नहीं, नाउ दे आर जस्ट थ्रोइंग एवरीथिंग। इनके एयरक्राफ्ट कैरियर तो आसपास आ नहीं पा रहे। अब इन्होंने लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स डिप्लॉय कर दिए यहाँ के अंदर, जिसको कहते हैं अटैकम्स। ये ऑलरेडी शॉर्ट सप्लाई में थी, क्योंकि यूक्रेन भी चाह रहा था कि भाई हमको और दो ऐसी टाइप की मिसाइल्स, ताकि हम इनसाइड ऑफ रशिया टारगेट कर सकें। इनकी इतनी बुरी हालत है कि इनके जो F-35 हैं उसमें वो इतना हाईटेक है, एंड उसकी सबसे हाईटेक चीज़ है उसका रेडार। उस रेडार के बिना सप्लाई हो रहे हैं एयरक्राफ्ट, एंड इसके लिए हमको बोलना चाहिए थैंक यू टू चाइना, क्योंकि रेयर अर्थ तो जा नहीं रहा होगा कुछ, तो कुछ रेडार वेडार ये लोग कुछ भी नहीं बना पा रहे होंगे। हालत इतनी ज़्यादा टाइट है, एंड ये कोई एकदम शॉर्ट टर्म बात नहीं है। बताया जा रहा है कि जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, मतलब रेथियन एंड इन दिस केस आई थिंक नॉर्थोप ग्रुमन बनाता है ये सारे टाइप के रेडार्स वगैरह, 1 साल से ऊपर लग जाएगा इसको वापस बनने में। ये हालत है मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की अमेरिका के अंदर। गाजा के अंदर रेगुलरली जेनोसाइड चल रहा है, 72,000 से भी ज़्यादा लोग वहाँ पे मारे जा चुके हैं। इसको कभी नहीं भूलना चाहिए हमें, क्योंकि इजराइल ने जो वहाँ पर किया है, लगता है ये लोग हर जगह यही करना चाहते हैं। लेबनान के अंदर तो बोल ही चुके हैं, इनका फाइनेंस मिनिस्टर आके बोल चुका है कि हम उसको भी गाजा में टर्न कर देंगे। ईरान के अंदर भी अगर इनका बस चले तो वो यही करना चाहते हैं, पर ऐसा बिल्कुल हो नहीं पाएगा, इतने बॉम्ब्स ही नहीं है इनके पास। पर ईरान अगर चाहे तो बिल्कुल धराशायी कर सकता है इजराइल को, काफ़ी हद तक कर भी रहा है। पर आप ये देखो यूनिटी कितनी है ईरानियंस के अंदर कि इनका वॉर टाइम चल रहा है, ठीक है, आसपास बम बरस रहे हैं, इतने सारे लोग बाहर निकलते हैं रैली करने के लिए, एंड उनका जो फॉरेन मिनिस्टर है अब्बास अराची, ही इज़ अमंग्स द क्राउड। मैं तो इमेजिन ही नहीं कर सकता हमारे सब कॉन्टिनेंट में ऐसा होगा, बिल्कुल भी नहीं, कोई चांस ही नहीं। अब सवाल ये उठता है कि भाई नेगोशिएशंस कुछ हो रही हैं क्या? भाई मुझे तो लगता है अगर देयर इज़ वन पर्सन ऑन दिस अर्थ हु कैन एक्चुअली पुट एन एंड टू दिस, तो वो है पुतिन, व्लादिमीर पुतिन, क्योंकि वो अमेरिकन को भी अच्छे से समझता है, अमेरिकन के साथ बातचीत भी होती है। एंड भाई ये जितने भी आपके अरब शेख हैं ये कहीं ना कहीं तो जाएंगे अगला स्ट्रॉन्ग मैन ढूंढने, अगला बंदा जो इनको डिफेंड कर सके, तो वो रशिया है, चाइना है। अब चाइना डायरेक्ट तो नेगोशिएशंस में इन्वॉल्व हो नहीं रहा, बट पुतिन इन लोग से डायरेक्टली बात कर रहा है। ये लोग बोल रहे होंगे उसे कि भाई कुछ भी करो, इसको ख़त्म करवाओ, बिकॉज हमारी तो सल्तनत चली जाएगी, भाई सल्तनत चली जाएगी, एंड जा रही है। अब ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो आके कुछ स्टेटमेंट्स दे चुके हैं। सबसे पहले तो वो बता रहे हैं कि भाई जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है वो हमारा एंड ओमान का पार्ट ऑफ आर टेरिटोरियल वाटर्स हैं, तो भाई ये कोई नॉर्मल ऐसे इंटरनेशनल वाटर्स नहीं है। तो वो बेसिकली बताना चाह रहे हैं कि भाई हम इस पर टोल चार्ज, टोल टैक्स ले सकते हैं। उन्होंने बताया क्लियरली, देखो नेगोशिएशंस कुछ भी नहीं हो रही, बट कुछ मैसेजेस एक्सचेंज हो रहे हैं विद द अमेरिकन्स वाया पाकिस्तान, एंड वो ये बात कर रहे हैं क्लियरली कि भाई कोई सीज फायर वगैरह नहीं, क्योंकि सीज फायर करेंगे तो आप फिर से आ जाओगे हमको अटैक करने। हमें तो पूरी इंटरनेशनल गारंटीज चाहिए कि आप या इजराइल आके हमें अटैक नहीं करेंगे। एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान काफ़ी है एट द फोरफ्रंट, जो भी नेगोशिएशन हो रही है, थोड़ी बातचीत भी हो रही है, उसमें पाकिस्तान फुली इन्वॉल्व है। एंड बिकॉज पाकिस्तान के अब तो रशिया के साथ भी अच्छे रिलेशनशिप हो गए, ठीक है, उनसे भी बातचीत कर सकते हैं, चाइना के साथ तो है ही है, ईरान के साथ भी है, अमेरिकन के साथ भी है। तो इसीलिए भले ही जो भी बोलते रहें इट इज़ अ टेररिस्ट नेशन, हमारे यहाँ पे बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रही है उससे, बट वो एक्चुअली एक ऐसा देश है विच इज़ इन अ गुड पोजिशन, ठीक है, आज के डेट में टू ट्राई एंड ब्रिंग सम फॉर्म ऑफ नेगोशिएशन। देखो रियलिटी तो ये है, कोई बातचीत खास हो नहीं रही, सिर्फ मिलिट्री एंड ही होगा टू दिस वॉर। जैसे कि रशिया यूक्रेन के अंदर भी जितनी बातचीत कर लो, मिलिट्री एंड ही होगा। जो लड़ाई है वही डिसाइड करेगी कि क्या होगा। एंड अमेरिकन जो हैं, अगर आप उनकी पोजीशन देखो तो अगर वो यहाँ से रिट्रीट करते हैं तो एक तो इजराइल नहीं मानेगा, ठीक है, इजराइल को उसको बचा के रखना है। सेकेंडली डॉलर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, मिडिल ईस्ट से टोटल एग्जिट करना पड़ेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप या कोई भी चाहेगा कि भाई मेरे रहते रहते ना हो, बट प्रॉब्लम ये है कि थोड़े महीने भी ये और चला तो इतना ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाएगा, डिप्रेशन आ सकता है, फूड शॉक इतना बड़ा आ जाएगा, फूड प्राइसेस इतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी कि आई डोंट वांट टू इमेजिन ऑल्सो कि पूरी दुनिया में क्या स्थिति होगी।